कल के लेक्चर से फॉर्मेट के कल 13th लेक्चर में हमने कैपिटल गेन का पोर्शन स्टार्ट किया था। जैसा कि आप जानते हैं कि हम प्रीवियसली इनकम फ्रॉम सैलरी, प्रॉपर्टी, बिजनेस और अब कल से कैपिटल गेन का आगाज़ कर चुके हैं। कैपिटल गेन सेक्शन 37 मैंने बताया था कि कैपिटल गेन सबसे टेक्निकल है, टैक्सेबिलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से, न्यूमेरिकल्स के प्रॉब्लम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे ज़्यादा टेक्निकल है। और फिर जैसा कि मैंने कल भी बताया था कि ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन भी है आपका, तो इससे रिलेटेड दो ट्रीटमेंट्स मैंने आपको कल समझा दी थी लेक्चर नंबर 13 में। कल के लेक्चर में हमने कैपिटल गेन से रिलेटेड दो ट्रीटमेंट्स डिस्कस कर ली थी। मैंने फिर ये भी समझाया था कल के लेक्चर में कि कैपिटल गेन का मतलब क्या है। तो मैंने बताया कि कैपिटल गेन कहते हैं जब कैपिटल एसेट्स को बेचकर गेन हो। अब कैपिटल एसेट्स की डेफिनेशन भी इससे पहले करवाने का मकसद यही था कि आप पहले कैपिटल एसेट्स को जानें ताकि आपको पता हो भाई इनको बेचकर अगर गेन होगा ना तो उसे कैपिटल गेन कहा जाएगा। तो कैपिटल एसेट्स की एग्जांपल्स में मैंने आपको बताया अभी पब्लिक कंपनी के शेयर्स, प्राइवेट कंपनी के शेयर्स, आपका रेजिडेंशियल हाउस, वो प्रॉपर्टी जो आपकी ज़ाती है, कारोबारी मकसद के लिए नहीं है, वो मकान, वो प्लॉट जो ज़ाती है, पर्सनल यूज़ में है, उस पर डेप्रिसिएशन की इजाज़त नहीं है, वो कैपिटल एसेट है। पेंटिंग्स, एंटीक्स, ज्वेलरी, मेडेलियन, स्कल्पचर्स, ड्राइंग्स, ये सब कैपिटल एसेट्स हैं। इनको बेचकर अगर गेन होगा तो दैट इज कॉल्ड कैपिटल गेन। मैंने बताया कि कैपिटल एसेट्स को रखकर भी गेन होता है। जैसा कि आपने शेयर्स को अपने पास रख छोड़ा तो शेयर्स पर साल के बाद या 6 महीने के बाद कंपनी की तरफ से डिविडेंड मिल गया, भाई शेयर्स पर डिविडेंड मिले तो वो कैपिटल गेन नहीं है। शेयर्स हालांकि कैपिटल एसेट्स हैं, उन पर मिलने वाला प्रॉफिट कैपिटल गेन नहीं है। शेयर्स को बेचकर जो गेन होगा दैट इज कॉल्ड कैपिटल गेन। और इसके बारे में कल मैंने आपको समझाया कि कैपिटल गेन किसको कहते हैं। शेयर्स को बेचकर, इमूवेबल प्रॉपर्टी को बेचकर, प्लॉट को बेचकर जो गेन होगा। फिर मैंने एक तरीका भी आपको बताया, टैक्स रूल भी बताया कि गवर्नमेंट ये चाहती है कि आप कैपिटल एसेट्स में इन्वेस्टमेंट रखें देर तक। इसकी टैक्सेबिलिटी याद करने का तरीका ये है कि जब भी किसी कैपिटल एसेट को बेचकर गेन होगा ना तो ये देखा जाएगा सबसे पहले कि आपने वो कैपिटल एसेट कितनी देर होल्ड करने के बाद बेचा है। एक कंपनी के शेयर्स आपने 2 साल रखकर बेचे हैं, 4 साल रखकर बेचे हैं या 2 महीने बाद ही बेच दिए हैं, जितनी जल्दी आपने कोई कैपिटल एसेट खरीदा और बेच दिया उतना ज़्यादा उस पर टैक्स होगा। जितनी ज़्यादा देर रखकर बेचेंगे, मिसाल के तौर पर एक मकान है जी, आपने 10 साल रखने के बाद बेचा, बेशक आपको मुनाफा हुआ, उस पर कोई टैक्स नहीं है। एक मकान, एक प्लॉट आपने 10 साल रखने के बाद, 10 साल पहले ख़रीदा था, 10 साल बाद बेच दिया, उस पर जितना मर्जी मुनाफा हो कोई टैक्स नहीं है। लेकिन अगर वही मकान आपने 1 साल के अंदर अंदर बेच दिया तो टैक्स होगा, 4 साल में बेचा तो टैक्स उससे कम होगा। जितनी ज़्यादा देर होल्ड करते जाएंगे उतना टैक्स रेट कम होता जाएगा, क्योंकि हुकूमत ये चाहती है कि लोग कैपिटल एसेट में इन्वेस्टमेंट देर तक रखा करें, बार बार सेल परचेज ना किया करें। तो इस बुनियाद पर हमने इसके 2 रूल्स, 2 टॉपिक कल पढ़ लिए थे जी। प्राइवेट कंपनी के शेयर्स, पेंटिंग्स, एंटीक्स, मेडेलियन, स्कल्पचर, उनको बेचकर जो गेन होगा उसके बारे में पढ़ लिया था हमने कल। और ऐसी कंपनी के शेयर जो कंपनी इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग हो और सेटअप हो इन एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन, इन 2 के बारे में हम कल डिस्कस कर चुके थे। आज हमने 3rd स्टार्ट करना है जी। प्रीवियस लेक्चर नंबर 13 है फॉर्मेट का, वो ज़रूर वॉच कर लीजिए अगर आपने वॉच नहीं किया, अगर कैपिटल एसेट को समझना है, कैपिटल गेन को समझना है तो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं जी गेन ऑन सेल ऑफ सिक्योरिटीज़।
गेन ऑन सेल ऑफ सिक्योरिटीज। अब ये सिक्योरिटीज का मतलब क्या है ये आपको पता होना चाहिए। सिक्योरिटीज मीन्स पब्लिक कंपनी शेयर्स, NIT यूनिट्स, मुदारबा सर्टिफिकेट्स, PTCL वाउचर्स, ये सिक्योरिटीज़ की मिसालें हैं। पब्लिक कंपनी के शेयर्स, मुदारबा सर्टिफिकेट्स, NIT यूनिट्स, PTCL वाउचर्स, ये इन्वेस्टमेंट सर्टिफिकेट्स हैं। पब्लिक कंपनी के शेयर्स में आप इन्वेस्टमेंट कर लें, NIT यूनिट्स में इन्वेस्टमेंट कर लें, PTCL वाउचर्स में इन्वेस्टमेंट कर लें, इनको बेचकर जो गेन होगा दैट इज कॉल्ड गेन ऑन सेल ऑफ सिक्योरिटीज। अब इसके बारे में टैक्स रूल क्या है जी। सिक्योरिटीज को बेचकर जब गेन होगा तो इसके बारे में टैक्स रूल क्या है ये समझना है। जब हमने सिक्योरिटीज की समझ आ गई जी। सिक्योरिटीज किसे कहा जाता है? पब्लिक कंपनी के शेयर। कल हमने पढ़ा था प्राइवेट कंपनी के शेयर्स के रूल्स, प्राइवेट कंपनी के शेयर्स के बारे में रूल्स पढ़े थे। ये पब्लिक कंपनी शेयर्स हैं, NIT यूनिट्स हैं, नेशनल बैंक से मिलते हैं, नेशनल बैंक में पैसा जमा करवाएं, वो NIT यूनिट्स आप ख़रीद लें उनके, वहाँ से आपको सालाना या माहाना प्रॉफिट मिलता है। इस तरह मुदारबा सर्टिफिकेट कई बैंक जारी करते हैं, पैसा जमा करवाएं, आपको वो प्रॉफिट में हिस्सा देना शुरू कर देंगे। तो ये गेन ऑन सेल ऑफ सिक्योरिटीज़। अब इसका जब टैक्स रूल पढ़ना है तो इस पॉइंट को जहन में रखना है। मैंने जैसा बताया था कि जितनी ज़्यादा देर होल्ड करेंगे उतना टैक्स कम होगा। तो सबसे पहले ये है जी, इसके बारे में रूल ये है, अगर एक्वायर्ड बिफोर 1 जुलाई 2013, आज जो आप न्यूमेरिकल पढ़ रहे हैं, जो प्रॉब्लम कर रहे हैं, वो 2020 तक हैं, 30 जून 2020 तक की। अगर आपने ये सिक्योरिटीज़ खरीदी हों, एक्वायर्ड कब बला? 1 जुलाई 2013 से पहले, 1 जुलाई 2013 से, एक्वायर्ड बिफोर 1 जुलाई। क्वेश्चन में लिखा हो भाई गेन ऑन सेल ऑफ सिक्योरिटीज़ एक्वायर्ड बिफोर 1 जुलाई 2013 के ये वो सिक्योरिटीज़ हैं जो आपने 1 जुलाई 2013 से पहले ख़रीदी हुई थी। इन पर जितना भी प्रॉफिट आएगा वो फुली एग्जैम्प्ट होगा। दो 2013 का मतलब ये तकरीबन 6.5 साल हो गए हैं, 6.5 साल पहले ख़रीदा था। आज अगर आप उसको बेचते हैं तो उस पर कोई टैक्स नहीं है, फुली एग्जैम्प्ट है, अगर उसे एक्वायर्ड किया हुआ 1 जुलाई 2013 से पहले। सेकंड जी, इसके बारे में, इसको नंबर 1 का बल्कि नाम दे दें, इसकी फर्दर क्यों कैटेगरीज होनी है। इफ एक्वायर्ड बिटवीन 1 जुलाई 2013 टू 30 जून 2016, और अगर आपने 1 जुलाई 2013 और 30 जून 2016 के दरमियान ख़रीदा है इन सिक्योरिटीज़ को और अब बेच रहे हैं आकर, तो इसके बारे में रूल देख लें जी क्या है। इसके बारे में 3 कंडीशन है अब, A, B और C। पहली बात तो ये, जब सिक्योरिटीज़ को बेचकर गेन होगा तो आपने ये देखना है कि सिक्योरिटीज़ को बेच के जो गेन हुआ है वो सिक्योरिटीज़ कब ख़रीदी गई थी। अगर वो 1 जुलाई 2013 से पहले ख़रीदी गई हुई हैं तो उन पर कोई टैक्स नहीं है, लेकिन अगर वो 1 जुलाई 2013 को या इसके बाद 30 जून 2016 के दरमियानी अरसा में ख़रीदी गई हैं और अब आप उन्हें बेच रहे हैं, तो इसके बारे में 3 फर्दर कंडीशंस हैं। पहली कंडीशन, इफ़ द होल्डिंग पीरियड if the holding period is up to 12 months, अगर इनका होल्डिंग पीरियड 12 महीने तक हो, अप टू का मतलब है 12 महीने तक, या 12 महीने पूरे हों या उससे कम हो, अप टू का मतलब ये है। सेकेंड है भाई,
more than 12 months, more than 12 months but less than 24 months। सेकेंड कंडीशन हमने पढ़नी थी, अगर होल्डिंग पीरियड 12 महीने से ज्यादा हो लेकिन 24 महीने से कम हो, 24 महीने से कम हो। और थर्ड है बेटा होल्डिंग पीरियड (24 months और मोर। और थर्ड है बेटा अगर होल्डिंग पीरियड 24 महीने या उससे ज्यादा हो। पहली कंडीशन है जी होल्डिंग पीरियड अप टू 12 मंथ हो, दूसरी कंडीशन है होल्डिंग पीरियड मोर देन 12 मंथ बट लेस देन 24 मंथ हो, और तीसरी कंडीशन है होल्डिंग पीरियड इज 24 मंथ्स और मोर। तो टैक्स रूल क्या है बेटा, अगर होल्डिंग पीरियड अप टू 12 मंथ होगा तो टैक्सेबल है एट द रेट ऑफ 15%। अच्छा मेरी बात जरा फॉलो करनी है, जिसके टैक्स रेट स्पेसिफिक हो जाएं। ये मैंने प्रॉपर्टी में भी बात समझाई थी, इसका टैक्स रेट 15% है। इसका मतलब है इसको यहां पर नहीं ऐड कर सकते। जैसे प्रॉपर्टी के बारे में मैंने क्या कहा था, टू बी टैक्स्ड, शाबाश, टू बी टैक्स्ड सेपरेटली, कि प्रॉपर्टी पर भी टैक्स सेपरेटली लगाना है क्योंकि उसके टैक्स रेट मुख्तलिफ हैं। तो बेटा कैपिटल गेन की ये वाली जो आइटम है इसका टैक्स रेट फिक्स है 15%, इसको हम बाकियों के साथ ऐड नहीं कर सकते, यहां पर लिखकर छोड़ देना है। ये जिसको हम छोड़ेंगे ना यहां पर एंड पे मैं बताऊंगा कि भाई ये वो चीज़ें हैं जैसे प्रॉपर्टी है, जैसे कैपिटल गेन की वो आइटम है जिनके बारे में हमने तब कहा था कि इन पर टैक्स सेपरेटली लगाना है, तो इन पर अब हम सबसे एंड पर टैक्स निकालेंगे। यहां पर ये लिखना है बस टू बी टैक्स सेपरेटली, आउटर कॉलम में कोई अमाउंट नहीं लिखनी क्योंकि आउटर कॉलम में तो इनकम लिखी जाती है, वो इनकम जो टैक्सेबल है। तो अगर हमने इसको बाकी इनकम के साथ जमा कर दिया तो इस पर तो बाकी इनकम वाले रेट लग जाएंगे। आपको पता है आउटर कॉलम में तो अमाउंट चल रही है, इनकम फ्रॉम सैलरी वाली भी शामिल है, पता है, बिजनेस वाली भी शामिल है। तो वो अगर उसके साथ इनको ऐड कर दी इस पर तो वो वाले रेट लग जाएंगे, जबकि इसका टैक्स रेट तो मुख्तलिफ है, इसका टैक्स रेट तो 15% है। इस पर सेपरेटली टैक्स लगाना है, इस पर भी प्रॉपर्टी पर भी। इसकी जो दूसरी आइटम है उस पर टैक्स कितना है, टैक्सेबल एट द रेट ऑफ 12.5%। ले जी, इस पर भी टैक्स सेपरेटली लगाना है, ये आपने याद रखना है, ये पेपर में नहीं गिवन होगा, ये आपको खुद याद रखना पड़ेगा। और इसकी जो तीसरी कंडीशन है वो टैक्सेबल है एट द रेट ऑफ 7.5%, उस पर टैक्स है 7.5%, ये भी सेपरेटली लगाना है। इसके साथ हम एब्रीविएशन लिखते हैं सेपरेट ब्लॉक ऑफ इनकम, SBI, ये सेपरेट ब्लॉक है, इस पर सेपरेटली टैक्स लगेगा। अब तक 4 चीजें हम पढ़ चुके हैं जिस पर सेपरेटली टैक्स लगना है, प्रॉपर्टी इनकम पर, दूसरी ये, तीसरी ये, चौथी ये और फोर्थ ये, चौथी ये, इन पर सेपरेट टैक्स रेट लगने हैं। प्रॉपर्टी का भी जैसा मैंने बताया था सेपरेट टैक्स, बेशक देख लें आप अपने फॉर्मेट में, अगर अपने रजिस्टर्स पे बना रहे हैं आप लोग, बनाना चाहिए, मैं पहले दिन से कह रहा हूँ कि भैया आपको अपने रजिस्टर फॉर्मेट के मेंटेन करने हैं। तो प्रॉपर्टी वाले हिस्से पे जरा देखें जाके, जब प्रॉपर्टी इनकम आई थी तो मैंने साथ क्या लिखवाया था, टू बी टैक्स सेपरेटली, कि प्रॉपर्टी पर टैक्स सेपरेटली कैलकुलेट करना है, प्रॉपर्टी का टैक्स रेट मुख्तलिफ है। बेटा देखें पहले आपने नंबर 1 पढ़ा, नंबर 2 ये इनका
इनकी वो तारीख है जिस तारीख को एसेट जो सिक्योरिटीज़ हैं वो ख़रीदी गई हैं। तीसरी कंडीशन, एक्वायर्ड आफ्टर 30 जून 2016 या 1 जुलाई 2016। देखें, अगर 1 जुलाई 2013 से पहले ख़रीदा हुआ, 1 जुलाई 2013 से, तो फुली एग्जाम्ड है। दोबारा ज़रा देखने वाइट बोर्ड पे, 1 जुलाई 2013 से पहले ख़रीदा हुआ तो फुली एग्जाम्ड है। 1 जुलाई 2013 से लेकर 30 जून 2016 तक ख़रीदा हुआ तो ये 3 कंडीशन है। होल्डिंग पीरियड देखना है, अप टू 12 मंथ हुआ तो 15% टैक्स है, 12 महीने से 24 महीने के दरमियान हुआ तो 12.5% टैक्स है, और अगर अप टू 24 मंथ या उससे ज़्यादा हुआ तो फिर 7.5% टैक्स है। तीसरी कंडीशन ये है कि अगर उसे ख़रीदा ही 30 जून के बाद है या 1 जुलाई 2016 में, उसके बाद, मतलब इस तारीख के बाद, इस तारीख के, या इस तरह लिख लें ऑन और आफ्टर, इसको इस तरह भी लिखा जा सकता है, ऑन और आफ्टर 1 जुलाई 2016 एक्वायर्ड 30 जून तक हो तो फिर तो ये वाली कंडीशन हो गई ना, एक्वायर्ड ऑन और आफ्टर 1 जुलाई 2016। अगर 1 जुलाई 2016 को या इसके बाद ख़रीदा हुआ तो फिर जो मर्ज़ी कंडीशन हो, जितना मर्ज़ी होल्डिंग पीरियड हो, टैक्सेबल एट द रेट ऑफ 15%। तो सारी कंडीशन जितनी भी होंगी सब पर 15% टैक्स है, सब पर 15% टैक्स है। ये न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बता रहा हूँ। इसमें फ्यूचर कमोडिटीज़ का भी आता है 5% टैक्स है जी उस पर, लेकिन जो आपके प्रॉब्लम्स में, जो बुक में 25 प्रॉब्लम है मौज़म मुग़ल की बुक में, उसमें जो चीज़ें डिस्कस हुई हैं ना, हम उन्हीं को लेके चल रहे हैं ताकि ज़्यादा कम्प्लेक्स ना हो जाए आपके लिए प्रॉब्लम को सम करना। तो ये गेन ऑन सेल ऑफ सिक्योरिटीज़ हैं, उसके 3 पॉइंट्स हमने डिस्कस किए हैं। एक एक्वायर्ड ऑन 1 जुलाई 2013, एक एक्वायर्ड बिटवीन 1 जुलाई 2013 टू 30 जून 2016, और तीसरा जी एक्वायर्ड ऑन और आफ्टर 1 जुलाई 2016। अब तक हम कितनी चीज़ें पढ़ चुके हैं? कैपिटल गेन से रिलेटेड 3 चीज़ें पढ़ चुके हैं। 2 कल पढ़ी थी, एक हमने आज पढ़ी है गेन ऑन सेल ऑफ सिक्योरिटीज़। कल 2 कौन सी पढ़ी थी? गेन ऑन सेल ऑफ प्राइवेट कंपनी शेयर्स, प्राइवेट कंपनी शेयर्स, मेडिलियंस, पेंटिंग्स, एंटीक्स, ज्वेलरी, कॉइन्स, टिकट्स, स्कल्पचर्स, और फिर हमने पढ़ा जी गेन ऑन सेल ऑफ शेयर्स ऑफ अ कंपनी इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग सेट अप इन एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन और स्पेशल इंडस्ट्रियल जोन। अब इसका लास्ट पार्ट रह गया जी गेन ऑन सेल ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, वो हम कल डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह ताला। आज सिर्फ इतना काम इस वजह से करवाया कि प्रीवियस लेक्चर्स आज रिवाइज कर लें, ताकि ये ना हो कल वाला ये वाला काम ज़्यादा हो जाए और ये कैपिटल गेन वैसे ज़ाया हो जाए। क्योंकि इस बार पेपर में आप देखिएगा लाजमी ऐसा न्यूमेरिकल आएगा जिसमें कैपिटल गेन की ट्रीटमेंट्स होंगी और ज़्यादा होंगी रूटीन से, क्योंकि इस बार जो 25 न्यूमेरिकल है उसमें बहुत ज़्यादा कैपिटल गेन को डिस्कस किया गया है। क्योंकि कैपिटल गेन के बारे में ही आपने देखा कि पिछले साल गवर्नमेंट ने एमनेस्टी स्कीम दी थी कोरोना में, जब कोविड-19 अपने पीक पर था ना, तो गवर्नमेंट ने जो स्कीम दी थी ना, जो रायतें दी थी टैक्स में, वो बेसिकली कैपिटल गेन से रिलेटेड थी। इस वजह से बहुत ज़्यादा चांसेस हैं इनके पेपर में आने के। तो कल हम उसी से रिलेटेड इंशाल्लाह ताला गेन ऑन सेल ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी या प्लॉट्स, आप अपने ज़ाती मकान, ज़ाती प्लॉट अगर बेचते हैं, उनको बेच कर जो गेन होगा उसके बारे में टैक्स रूल हम कल इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे।